हेलो बच्चा पार्टी, कैसी चल रही है आपकी पार्टी? तो बोलेंगे मैम काहे की पार्टी, अभी तो हम पढ़ाई लिखाई वही क्लास 11 से 12 में आ गए हैं और स्कूल में बड़ा ही प्रेशर लग रहा है। बट ऐसा कोई कुछ प्रेशर लेने की बात नहीं है, पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ी थोड़ी मस्ती कीजिए, है ना जी। तो भाई हम आ गए हैं कहाँ, हम आ गए हैं शिखर बैच में। शिखर बैच जो हमें पहुंचाएगा शिखर तक। ठीक है, तो ये किसके लिए? क्लास 12 के लिए भाई। इकोनॉमिक्स तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सबके बच्चे जो है पढ़ते हैं, राइट भाई। ठीक है, तो भाई हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कर रहे हैं अपना नेशनल इनकम चैप्टर। तो भाई नेशनल इनकम चैप्टर तो बड़ा सारा बड़ा चैप्टर है ना। तो भाई आज हम क्या सीखेंगे नेशनल इनकम में? तो भाई नेशनल इनकम में हमने लास्ट क्लास सीखा था वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड की फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। एज प्रॉमिस्ड आज हम उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसके एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि बिल्कुल वैल्यू एडेड हमारा दिमाग में ऐसा फिट हो जाए कि कभी इरेज ही ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वैल्यू एडेड मेथड का ये है पार्ट 2। अगर किसी ने मिस किया है तो क्या करना है, आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, ये है पार्ट 2। और पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आप अगर देख चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपने नहीं भी देखा और इसके बाद भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बिकॉज हमारा हर लेक्चर आपको समझ में जरूर आएगा। चले फिर, किस देरी की देरी बिल्कुल नहीं, चलिए जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो भाई न्यूमेरिकल्स करने से पहले एक बार फॉर्मूला का रिवीजन तो बनता है। ठीक है, तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड और नेशनल इनकम, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वो होता है सेल्स। क्या होता है? सेल्स। सेल्स होता है उसके साथ चेंज इन स्टॉक। अगर पूरा हमारा इस साल का स्टॉक पूरा बिक गया है तो चेंज इन स्टॉक जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी गोदाम में, वेयर हाउस में पड़ा है तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? वो होगा सेल्स प्लस चेंज। कई लोग इसको डेल्टा भी बोलते हैं, डेल चेंज, डेल्टा चेंज, एक ही बात है। तो चेंज इन स्टॉक हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या होती है भैया? सेल्स के लिए मैम बता दो, सेल्स में हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी लेंगे और डोमेस्टिक सेल्स भी लेंगे। लेकिन अगर टोटल सेल्स सिर्फ सेल्स लिख दी तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों हो जाता है। ठीक है, तो सेल्स का मतलब क्या है भाई? सेल्स का मतलब होता है आउटपुट इनटू प्राइस। क्या होता है? आउटपुट इनटू प्राइस। जैसे हम टोटल रेवेन्यू निकालते थे या क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो वैसे हमको सेल्स मिल जाएगी। सेल्स के साथ हमको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है ना जी। अब वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड किया है उसका फॉर्मूला भी बता दीजिए मैम। तो अभी लो, किस बात की देरी है? वैल्यू एडेड क्या होता है? वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको और क्या बोलूं मैं? इसको मैं ये बोल सकती हूँ ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो हमने ऊपर निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैम थोड़ा सा ना हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भूल गए। अच्छा भूल गए, तो भैया भूल गए हैं तो हम बता देते हैं कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चाहे इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलो, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलो। ठीक है, इनपुट का खर्चा भैया जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो गए हैं, यूज्ड अप। एक ऐसे एक छोटी सी बात याद आ गई, शेयर कर लेते। कहीं बोला था कि परचेज ऑफ मशीनरी, क्या बोला था? परचेज ऑफ मशीनरी। भाई परचेज ऑफ मशीनरी क्या आईसी है? क्या ये आईसी है? ये आईसी नहीं है। नो, क्यों नो? ये आईसी क्यों नहीं है? नो, इट्स नॉट आईसी। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूज्ड अप नहीं हुआ ना पूरा, ये तो सालों साल चलता रहेगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए प्रोडक्शन प्रोसेस में। चलो ज्ञान की बात तो हो गई, फॉर्मूला भी रिवाइज कर लिया कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो बन जाता है, क्या बोले तो?
हमारा वैल्यू एडेड। मैम वैल्यू एडेड को और क्या बोलते हैं? आपने लास्ट क्लास बताया था, एक बार इस क्लास में भी बता दीजिए। बिल्कुल, वैल्यू एडेड होता है क्या? वो होता है GVA एट मार्केट प्राइस या फिर GDP एट मार्केट प्राइस। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? बोलो जी। नेशनल इनकम ही तो निकालना है, यानी कि हमें निकालना क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट या फिर NVA एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे होगा भाई? देखो, सबसे पहले तो वैल्यू एडेड वाली फिगर ले लो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब क्या करना है हमको? GDP से NNP पे जाना है। क्या करना है? GDP से NNP में जाना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई? ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रॉस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, है ना? डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। और क्या करते हैं मैम? और क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट तो हो गया, अब डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्लस NFIA करना पड़ेगा। और बच्चा पार्टी, हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यो ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भाई आज बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल लेना है, अपने आराम से शांति से मजे से कर लेंगे, राइट? तो भैया पहला बोला है कि हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो यानी निकालना क्या है हमको? वैल्यू एडेड बोलो या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलो। इतनी लंबी बात बोलोगे या सिर्फ वैल्यू एडेड बोलोगे तो बात एक ही है। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट हमको GVA एट मार्केट प्राइस निकालना है, जिसको हम GDP एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ओके जी, ओके जी। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है मैडम? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो भाई GVA एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू क्या है भाई? डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो चेक करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट भी है, तो इन दोनों को मिला के हमारी टोटल सेल्स बन जाएगी। तो GVA एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए सेल्स का फिगर तो मिल गया। क्या है वो भाई? वो है 400 और 20। अरे बस 20, इतने का ही एक्सपोर्ट है। चलो कोई नहीं, 420 ही हो गई है तो 400 प्लस 20। ठीक है, फिर क्या बोला है हमको? फिर क्या बोला है? फिर बोला है चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ नेट चेंज इन स्टॉक जो है वो -20, -20 यानी यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव में है, यानी हमारे स्टॉक में कुछ है नहीं, उल्टे लोग हमसे और मांग रहे हैं। वेरी गुड। तो चेंज इन स्टॉक हम प्लस करते हैं बट वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो नेगेटिव में दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं भाई? नेगेटिव में ही लिखेंगे। नेगेटिव में दिया हुआ है तो हम इसको नेगेटिव में ही लिखेंगे -20। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन? बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है भाई? देखो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर मतलब एक बार में ये यूज्ड अप हो जाएगा। ये है हमारा क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड है, ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसकी वैल्यू क्या है? इट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। 240 हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, तो प्लस क्या कर दूं? प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? भाई देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है माइनस, तो प्लस नहीं, हमको करना है माइनस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 240 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स की फिगर आई 420, यहाँ पे ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हमको 20 करना पड़ेगा, ये भी माइनस में है 240। तो GVA एट मार्केट प्राइस। तो भैया कैलकुलेशन हमारी बहुत बुरी है, इसीलिए खुद से कैलकुलेट करना जरूर। ठीक है, और हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो कि आया या नहीं आया समझ। अब आप तो ये वीडियो बाद में देख रहे हो, लेकिन मैडम को तो आपका
फीडबैक चाहिए ना, तो पुत्र जी जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे कभी भी देखे, आज देखे, कल देखे, परसों देखे, 2 महीने बाद देखे, एग्जाम के एक दिन पहले भी देखे, जरूर बता देना है कमेंट करके कि भाई समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और अगर कुछ नहीं समझ में आई तो तुरंत से इंतजार नहीं करना, सीधे सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे मैम के पास आ जाना, ठीक है। तो 420 - 20, मैम टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ये तो बता दो भाई, थोड़ा कुछ खुद भी तो ढूंढो, मैडम को तो ढूंढ सकते हो ना, तो ढूंढो। आखिरी में बताऊंगी, आखिरी तक बने रहो तब बताऊंगी मैडम मिलेगी कैसे, ठीक है। 420 - 20 क्या होता है भाई, 400 होता है, और 400 में से 240 हमको घटा लेने हैं, तो 400 में से 240 तो कितने बच जाएंगे पुत्र, 160। चलो भाई लिख देते हैं 160। तो ये जो लैक्स में है ना फिगर, तो यहाँ पे भी लैक्स लिख देते हैं, और यहाँ एक रूपी का साइन लगा देते हैं। तो ये हमको क्या हो गया, ये हमारा हो गया GVA एट मार्केट प्राइस। अब कौन से बंधु हमने यूज नहीं किया भाई, डेप्रिसिएशन, तो ऑलरेडी हमको ग्रॉस में चाहिए, तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, हुट, ठीक है, नो यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी थ्योरी ज्यादा है, इसलिए क्या करना है, जहां जहां हमारे काम की चीज है हमको वो अंडरलाइन करना है। कैलकुलेट वैल्यू एडेड यानी GVA एट मार्केट प्राइस बोल लो, या फिर GDP एट मार्केट प्राइस बोल लो, बात एक ही है। फर्म बी का कैलकुलेट करना है, किसका करना है, फर्म बी का। तो यानी फर्म बी का हमें क्या क्या चाहिए, हमको फर्म बी का सेल्स चाहिए, सेल्स किसका चाहिए, बी का चाहिए, प्लस चेंज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक किसका चाहिए, बी का चाहिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसका चाहिए, बी का चाहिए, ठीक है। आगे इतनी बात समझ, ओके। तो फर्म ए सोल्ड गुड्स टू फर्म बी, ठीक है। फर्म बी ने क्या किया है, परचेज किया है ना, ध्यान से, क्या, फिर से फर्म ए सोल्ड गुड्स टू फर्म बी, ये लाइन एक बार यहां लिख लेने वाली है। फर्म ए सोल्ड गुड्स टू फर्म बी, तो भैया फर्म बी ने क्या किया है, फर्म बी ने तो परचेज किया है ना, फर्म बी ने क्या किया है, परचेज किया है, किससे, ए से। तो ये क्या बन गया, ये इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गया है। आई बात समझ, समझियो कि को नहीं समझियो, समझ गयो ना, तो चल आकर अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलबो आगे, चलो देखिए এখন কি করতে হবে। तो फर्म सी यानी ए का सेल फर्म सी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ए का सेल हाउस होल्ड को हमको कोई लेना देना नहीं है, ए का क्रेडिट एंड गुड्स ऑफ वैल्यू दिस, ए का अनसोल्ड स्टॉक से हमको कोई लेना देना नहीं। तो हमको किससे लेना देना था, हमको फर्म ए सोल्ड गुड्स टू सिर्फ बी से लेना देना था, ठीक है, ये हमको मिल गया, तो ये सेंटेंस हमारे लिए पूरा हो गया। फर्म बी सोल्ड गुड्स टू फर्म सी, अब देखो बी ने सी को बेचा, कितने का बेचा भाई, अब फर्म बी की सेल्स भी तो देखनी पड़ेगी, तो यहां जरा देखें हम, सेल्स बाय बी कितना का आ रहा है भैया, बी से सी ने बेच, बी से किसका खरीदा, सी, तो बी ने सी को कितना बेचा है, 70 करोड़ का, भाई ये 70 लिख लो, ठीक है। डी को कितने बेचा है, 40 करोड़ का, भाई वो भी लिख लो। फिर गुड्स वैल्यू दिस यूज वर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी क्या है, सेल्स का ही पार्ट है, एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल सेल, कितने का हुआ है, 30 करोड़ का, वो भी लिख लो, ठीक है। और 5 करोड़ वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी लिख लो। भाई चेंज इन स्टॉक है या नहीं है, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि कहीं पे भी एक बार पढ़ के कंफर्मेशन पढ़ के आती है। तो फर्म बी सोल्ड गुड टू फर्म सी गुड ऑफ रुपीज 270 करोड़, टू डी 40 करोड़, गुड्स ऑफ वैल्यू 30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड, तो वो हमारी इंटरनेशनल सेल होगी, एंड गुड्स वैल्यू ऑफ 5 करोड़ वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट। तो भैया यहाँ आईसी जो चेंज इन स्टॉक है वो नहीं है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना है, 80 करोड़ का, क्योंकि पहली भाई जो फर्म ए का सेल्स टू बी है वो उसका परचेज है ना जी। तो यहाँ पे अगर हम फर्म ए का लिख ले, फर्म बी के लिए जो वैल्यू एडेड है,
वैल्यू एडेड वो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स की फिगर क्या आई है, 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5, तो 70, ये तो 100, 100 140, और ये हो गया 145 सीआर। तो 145 सीआर का क्या आ गया, सेल्स आ गया जी, सेल्स। तो लिख लो सेल कितना आ गया, टोटल 145 करोड़ का सेल्स हो गया। ठीक है, चेंज इन स्टॉक जीरो है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जीरो लिख देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 80 करोड़ का था क्वेश्चन में, मैम फिर से दिखा दीजिए, ये देखो 80 करोड़ का सेल्स है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, टोटल, बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, यही है, यही है बस, मतलब इनकम मेथड एक्सपेक्टेड यही है। सोचो, डिवाइड और मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं पड़ रही, और इससे इजी क्या होगा। मतलब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं नेशनल इनकम टफ, बेटा कुछ टफ नहीं है, खाली प्रैक्टिस है, वो भी कितनी प्रैक्टिस, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हुए और सब बिल्कुल, वैरायटी कर लो अलग अलग, और वैरायटी के बाद अगर दिमाग में एक बार बैठ गया फॉर्मूला क्या है, और हमेशा ना हमेशा उस पर बिलीव करो जो आपको फॉर्मूला में दिया हुआ है, बताया हुआ है। कई बार क्या होता है ना, अलग अलग नाम से, अटपटे नाम से बहुत सारी चीजें भर दी जाती जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसीलिए उनके ऑल्टरनेटिव नाम जो है ना, जो भी पेट नेम रखे हुए वो जान लीजिए, उससे आपकी गड़बड़ नहीं होगी। और कभी अगर लगे ना लेना है कि नहीं लेना है, टू बी ऑन द सेफ साइड मत लेना। एक छोटी सी एडवाइस है, ठीक है, कि भैया हमने कभी ये क्वेश्चन में लिया नहीं है पहले प्रैक्टिस में, अगर प्रैक्टिस में आपने नहीं लिया है और ऐसा कोई आइटम आपको दिख जाता है तो उसको अवॉइड ही करना, आप 99% सही होंगे। अब 1% का तो आपको पता है मेरा आपका है ना, तो लेकिन 99% आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा अगर आपने अनसुने आइटम्स अवॉइड किए। ठीक है, तो चलिए 145 में 80 को ऐड कर देते हैं, 5 और 8 और 12 होता है 225। भाई कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, नहीं तो बोलोगे कमेंट में मैम कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, यानी ये किसका, GVA मार्केट प्राइस है, ये फर्म बी का है। किसका है, फर्म बी का। कितना है, ये है 225 करोड़, 225 करोड़। चलो जी, तो ये सवाल हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि हमको क्या करना है भैया, अपने रॉ मटेरियल कितना यूज किया है प्रोडक्शन में, वो कैलकुलेट करके बताना है। तो भाई रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वाह, ये क्या हो गया, ये हो गया है नेशनल इनकम। वो नाइस, नेशनल इनकम भी दे दिया। सेल्स टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और कौन से, जैसे GST, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है सब। आजकल सेल्स टैक्स वगैरह नहीं लगता, आजकल सीधा सीधा GST लगता है। डेप्रिसिएशन भी दिया है, सब्सिडीज भी दिया है। अच्छा जी, तो चलिए हम एक फॉर्मूला लिखा जाए यहाँ पे। क्या फॉर्मूला लिखा जाना चाहिए कि NVA एट फैक्टर कॉस्ट, यही तो है ना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम क्या है। तो भैया पहली ही स्लाइड यानी यही रिवीजन हुआ था ना, क्या रिवीजन हुआ था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें हमको ग्रॉस, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल के लिए NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या आया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे भी हमको यही वाला जोड़ घटाओ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिख दें एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही तो निकालना है। ठीक है, चलिए ये हमको मिल गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है,
उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रॉस से हम नेट में आते हैं तो माइनस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन। फिर जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फिर जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो NFIA हम कर देते हैं प्लस। यहाँ पे NFIA का फिगर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें इस फिगर में हम चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम एक बार और लिख देते हैं इसको कि भाई ये हमने NVA एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो निकालना है, ठीक है, माइनस होगा डेप्रिसिएशन, माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस होगा NFIA, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या हमको दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, वही तो करना है। NVA की वैल्यू 160, 160 और 400 है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो भाई यहाँ पे 160 हम यहाँ लिख देते हैं, 400 हम यहाँ लिख देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अता पता भी है नहीं। डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 40 और सेल्स टैक्स और सब्सिडीज है 30 और 10, ठीक है। तो भैया 40 का हो गया है हमारा डेप्रिसिएशन। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने का, 30 का, सब्सिडी 10, तो ये कितना आ गया 20। चेक कर लो एक बार, कोई माइनस माइनस का फिगर तो नहीं है, नहीं, 30 और 10, ये 30 और 10 को माइनस करोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा विच इज 20, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह 20 डाल देते हैं। NFIA का फिगर नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी है नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यूज हो गया, सब चीज मिल गई, चलो जी। तो अब यहाँ से हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कैलकुलेट करना है। तो फटफट कर लो। तो भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इधर ले आते हैं, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और फिर ये 400 माइनस 40 माइनस 20 और ये प्लस में है तो ये यहाँ माइनस 160। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बनेगा, 400, सारे माइनस वालों को ना एक जगह ले लो, सबका एक ग्रुप बना के सबको ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 60, 60, 60, 120 और 100, 220। तो क्या करना है, 400 से 220 माइनस कर दीजिए तो 180 बच जाता है, ऐसा ही कुछ बचेगा ना, 180, हाँ जी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया, therefore the value of intermediate consumption, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज कितना है भाई, कोई यूनिट यूनिट लिखा था क्या क्वेश्चन में, जरूर चेक कर लेना होता है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, ऐसे ही भी छोड़ दो। लेकिन अगर यहाँ पे इन क्रोर्स या इन लैक्स ऐसा लिख देते हैं तो फाइनल आंसर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 220 करोड़ लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉरी 180, कितना आया यहाँ पे 180 आया ना। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो कितने का हो गया, 180 करोड़ का हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, आई बात समझ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, और भाई जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतने नंबर बढ़ेंगे, जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही हमारे आस पड़ोसी खुश होंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, टीचर्स खुश होंगे, आप खुद भी खुश होंगे, है ना। तो भैया नंबर तो चाहिए, बोलेंगे मैम आजकल तो CUET आ गया, नंबर का क्या करेंगे, बेटा ऐसा नहीं है, हर कोई आपको क्लास 12 का बोर्ड का रिजल्ट तो पूछ ही लेता है, ठीक है भाई। नंबर तो थोड़ा बहुत रेस्पेक्टेबल स्कोर होना ही चाहिए ना, बट हम तो भाई सीधा सा टारगेट करते हैं 100 में 100 ही मिले, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे दो सब्जेक्ट है जहाँ 100 आना पॉसिबल है और थोड़ा थोड़ा आसान भी है अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा और प्रैक्टिस करी।
तो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट यही है मैथ्स और इकोनॉमिक्स का फंडा। चले आगे, चलिए। तो यहाँ पे हमको सेल्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है भैया? क्या दिया है? ये है हमारे लिए एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400 दी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको 40 मिले हैं, डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक मिला है। तो फटाफट से हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, बस वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह इस बार मैं क्या करूंगी, इसको डायरेक्ट लिख दूंगी, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला लिख दो मैम जल्दी से। बिल्कुल, ये लो बच्चा जी, शुभ काम में देरी कैसी, अभी लिख देते हैं। तो भाई वैल्यू, net value added at factor cost equals to sales plus change in stock, ठीक है जी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस NFIA, ठीक है। तो यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से डाल दो इनके वैल्यूज जो जो दिए हुए। तो NVA क्या दिया हुआ है? 600 दिया है, तो यहाँ 600 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ सेल्स को महाराजा को जी बिल्कुल थोड़ा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ये सेल्स हमने यहाँ डाल दिए, सेल्स जब निकलेंगे तो लिख देंगे। उसके बाद चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक भाई बिल्कुल आसानी से यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस में फिगर है तो हम इसको माइनस में ही लिख के देते हैं। माइनस में फिगर है तो हम इसको माइनस के साथ ही लिख देंगे 100, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद माइनस में हमको क्या करना है? डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना है। डेप्रिसिएशन का फिगर क्या है? 60, तो माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, सब्सिडी दिया है क्या? सब्सिडी नहीं है, यानी सब्सिडी हो गया 0। सब्सिडी क्या हो गई भाई? क्वेश्चन में नहीं होता ना, तो हम मान लेते हैं 0। 0 मान के इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, तो ये 40 ही आ जाएगा यहाँ पे। नेट इनडायरेक्ट NFIA भी हम क्या मान लेंगे? NFIA क्वेश्चन में नहीं है तो 0, तो यहाँ प्लस कर दो 0। अब देखो कौन सा फिगर हमारा रह गया जिसको निकालना है, वो रह गया है सेल्स, ठीक है। तो अब भाई सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स को हमको राइट हैंड साइड में लिख लेना चाहिए, नहीं लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी। सेल्स इक्वल्स टू जो जो फिगर हमारे इधर है 600 जो है वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सबको ये सारे फिगर्स को हम यहाँ पहुंचा देते हैं और सेल्स अपना अकेले रह जाएगा, ठीक है। फिर सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जब इधर जाएंगे तो सबकी क्या होगी? साइन चेंज हो जाएंगे। साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया 600 और डेप्रिसिएशन था माइनस में, अब आ जाएगा प्लस में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स था माइनस में, अब आ जाएगा प्लस में। और चेंज इन स्टॉक नेगेटिव था, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये तीनों ही अब क्या होंगे? पॉजिटिव। 100, 60, 100 और 40। तो क्या करना है? यहाँ पे हमको ऐड किए देना है। क्या ऐड करें? 60, 100 और 40 को ऐड कर देते हैं। तो सेल्स की वैल्यू क्या निकलेगी? सेल्स की वैल्यू निकलेगी 700। 700 और 400 हो जाता है 1100। 1160 क्या निकल गई? 1160 जो है वो सेल्स की वैल्यू निकल गई। ये आया समझ? ठीक है। तो भैया ये देखो सेल्स कितना निकला है हमारा? 1140 या 60, क्या निकला? 60 निकला है, ठीक है। तो हमने क्या प्लस किया है भाई? अच्छा एक बार हम जरा इसको देख लें कि कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे 6400 नहीं है, ये 40 है, देखा? इसीलिए हड़बड़ में गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ये, ठीक। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया 100 और ये 200, तो ये सिर्फ हो गया 800। कितना हो गया? 800। तो सेल्स की फिगर क्या आएगी? वो आएगी 800, ठीक है। तो अब जरा चेक कर लो यहाँ पे 800 डाल के। 800 अगर डालें तो क्या आएगा? 800 में माइनस कर दीजिए तो 700, 700 से और 100 माइनस कर देंगे तो 600, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब हमारा बैठ गया। तो ये हो गया हमारा सेल्स का फिगर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। चलो जी, अब नेक्स्ट 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 टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई नेक्स्ट जो है, क्वेश्चंस तो हमने कर लिए,
ठीक है। क्वेश्चंस हमने काफी वैरायटी के कर लिए, सेल्स निकाला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाला, कई बार आपको चेंज इन स्टॉक भी निकालने के लिए बोल सकता है, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल सकता है। तो अब जो एडवांस वाले हैं वो हम कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं भाई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है। अब कोई चीज मैंने खरीदी, मुझसे किसी ने खरीदी, फिर उससे किसी और ने खरीद ली, तो अगर हम अपनी डायरी में लिखते जाएंगे भाई मैंने तो 40 में खरीदी, वो लिख देगा मैंने 80 में खरीदी, तो कई बार जो है वो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो होता क्या है, सबसे पहले कोई चीज का प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, फिर वो चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर में चली जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चली जाती है, और फिर वो सर्विस सेक्टर में चली जाती है ना। तो अब ये तीनों सेक्टर का हमें क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू एडेड या फिर फाइनल आउटपुट ले लेना चाहिए, है ना। नहीं तो क्योंकि यहां से यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, डबल काउंटिंग एरर होती है। मैम कैसे समझाइए। अच्छा देखो, तो पहले क्या होता है ना, फार्मर साहब होते हैं, इंडिया के फार्मर, ठीक है, वो उगाते हैं क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स में समझ लो वीट उगाई, फिर ये वीट चला जाता है थ्रेशर के पास, किसके पास जाता है, थ्रेशर के पास, थ्रेशर से चला जाता है वो मिलर के पास, मिलर के पास से चला जाता है बेकर के पास, बेकर उसका टेस्टी केक बनाता है, फिर वो चला जाता है कॉन्फेक्शनरीज के पास जो उसका केक बेचते हैं, ठीक है, और फिर वो चला जाता है फाइनल कंज्यूमर के पास, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर के पास। तो भाई देखो, यहां से यहां तक ये जो है कॉन्फेक्शनरी से, ठीक है, यहाँ पे वही कॉन्फेक्शनरी वाले ने कुछ नहीं किया, उसने तो क्या किया, सर्विस दी है, क्या दिया है, सर्विस दी है। इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रोडक्शन करा है, इन्होंने क्या करा है, प्रोडक्शन करा है। मिलर ने फ्लावर बनाया है और बेकर ने केक, तो इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन करा है यानी इंडस्ट्रीज हो गई इनकी, तो इन्होंने प्रोडक्शन करा, ठीक है। और वीट किसका, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, केक का, ठीक है, इसने केक बनाया, इसने फ्लावर बनाया उसी को चेंज करके, और ये क्या है, ये है हमारे थ्रेशर वेशर जो है वो हेल्प करा था इन्होंने, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर वाले बन गए, ठीक है। तो भाई ये जो ऐसे ट्रैवल हो रहा है ना, इसमें गुड्स की डबल काउंटिंग की संभावना हो जाती है। मैम कैसे, भाई देखो क्रॉप्स उगे, उनकी वैल्यू थी 1000 रुपए, ठीक है, अपना प्रॉफिट रखा उस पे 100 रुपए का, और थ्रेशर को बेच दिया, तो थ्रेशर ने कितने में लिया, थ्रेशर ने कितने में लिया, थ्रेशर ने उसको लिया 1100 में, कितने में लिया थ्रेशर ने, 1100 में ले लिया। अब उसने अपना प्रॉफिट यहाँ 200 रुपए रखा और उसको मिलर को दे दिया, मिलर को कितने में दिया होगा, भाई मिलर को उसने दिया था 1300 में, मिलर ने भी उस पे अपना 100 रुपए का प्रॉफिट रख लिया, और फिर किसको दे दिया, फिर बेकर को दे दिया। बेकर ने क्या किया, उसका केक वेक बना के उस पे वैल्यू ऐड करी, ठीक है, तो इसको कितने का पड़ा, इसको तो बेकर को 1400 रुपए का पड़ा, फिर ये 1400 में और 200 रुपए का केक वेक बना के कन्फेक्शनरीज वाले को बेच दिया, ठीक है, कन्फेक्शनरीज वाले को कितने में पड़ा, 1600 में। उसने क्या किया, उसने अपना 200 रुपए का प्रॉफिट रख के 1800 में केक किसको दिया, फाइनल कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है। तो इसका फाइनल आउटपुट का प्राइस क्या है, 1800, तो यही तो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए ना भैया। एक बार आप उस केक का या ब्रेड का प्राइस ले लो, बार बार मत करो, लेकिन अगर आपने बार बार कैलकुलेट करा तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, देखो 1000 रुपए हुए, ठीक है, उसमें आपने 100 रुपए ऐड कर दिए, फिर उसमें आपने ये 1100 रुपए ऐड कर दिए, भाई इसने अपनी डायरी में 11 लिखे, तो उसमें 200 रुपए और ऐड कर दिए, फिर आपने इसमें 1300 रुपए ऐड कर दिए, फिर आपने इसमें और 100 रुपए ऐड कर दिए, फिर आपने इसमें 1400 रुपए ऐड कर दिए, फिर 200 रुपए ऐड कर दिए, फिर इसमें 1600 रुपए ऐड कर दिए, फिर 200 रुपए ऐड कर दिए, फिर 1800 रुपए ऐड कर दिए। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से मल्टीपल काउंटिंग यानी डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, और हमको क्या करना है, हमको डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। तो भाई अब एक और टेबल से समझते हैं,
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू ऐड हुई है, हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है, तो फार्मर ने क्या किया भैया, उसने तो 1000 रुपए का क्रॉप उगाया। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं, कोई रॉ मटेरियल उसका लगा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। और वैल्यू एडेड कितना है, 1000 रुपए का। ठीक है, थ्रेशर ने उसकी क्लीनिंग करी, छिलके उतारे, उसके पैकेट बनाए, तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लीजिए 500 रुपीज का था। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 1000 प्लस 500, क्या हो गया 1000 प्लस 500, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया बेटा, 1500 का हो गया। ठीक है, और वैल्यू कितना ऐड हुआ है, 500 रुपए का वैल्यू ऐड हो गया इसमें। ठीक है, कितना वैल्यू ऐड हुआ है, 500 का। अब ये गया मिल ओनर के पास फ्लावर बनने के लिए, तो उसने मशीन लगाई है, फ्लावर बनाएगा, उसका आटा बनाएगा, तो उसने तो भैया 1500 में खरीद लिया, और 1500 में खरीद के उसने इस पे 200 का और खर्चा कर दिया। तो 200 का खर्चा कर दिया, तो अब ये फाइनल इसका क्या हो गया, ये हो गया कितना, 1700 का। कैसे आया 1700, 1500 प्लस 200। ठीक है, कैसे आया 1700, 1500 प्लस 200 करके 1700 आ गया। और यहाँ पे वैल्यू कितना ऐड हुआ, वो तो 200 का ही हुआ है। ठीक है, तो अब बेकर ने उसका केक बनाया, भाई केक वेक बन गया, उसमें भी खर्चा लग गया 300 रुपए इंटरमीडिएट खर्च, और केक के लिए उसने मिल्क खरीदा, बटर खरीदा, ठीक है, शुगर वुगर खरीदा फ्लावर लेके, तो भाई उसका इंटरमीडिएट का खर्चा तो लगा ही है, तो उसने 300 रुपए और खर्च करके क्या बना दिया, उसका केक बना दिया। अब केक कितने में है भाई, केक बनने के बाद ये कितने का हो गया, 2000 रुपए का हो गया। कितना वैल्यू ऐड किया हमने, 300 रुपए उसमें और वैल्यू ऐड हो गई। ठीक, अब ये फाइनल केक जो है, फाइनल केक जो है कंज्यूमर के पास जाएगा, भाई वो अपनी मेहनत के पैसे भी ऐड करेगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 500 रुपए जो है कन्फेक्शनरीज वाले ने अपना प्रॉफिट रख के 2500 में केक को फाइनल कस्टमर को दे दिया। ये किसको दे दिया, ये कंज्यूमर को जाएगा 2500 का केक पर। ठीक है, और यहाँ पे कितना वैल्यू एड हुआ, 500 का। तो भाई एक चीज देखो, एक टोटल करते हैं। ठीक है, इसका टोटल करना जरा, इसका टोटल करो, 1000, 500, 1500, 1500 और 200, 1700, 1700 और 300, 2000, 2000 और 500, 2500। ठीक है, तो चाहे आप वैल्यू एडेड ले लो, चाहे आप फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो। कहाँ है फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, ई वाली, जो फाइनल कंज्यूमर के पास गई है, यानी सेकंड। तो ये दो काम कर लो, लेकिन अगर आपने वैल्यू एडेड डबल डबल काउंट कर ली, डबल कैसे काउंट हो जाती है, इसका भी एक बार सबमिशन कर लो, इसका भी एक बार सबमिशन कर लो। ठीक है, ये तो फाइनल कंज्यूमर, अगर हमने इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1000, 1500, 1700, 2000, 2500। तो भैया ये 0, ये भी 0, 5 प्लस 5 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, 4 5 6 7 8, तो 8700 की वैल्यू आ रही है, तो गलत हो गई ना, यही तो क्या हुआ, डबल काउंटिंग हो गई। ये क्या हुआ, डबल काउंटिंग एरर हो गया हमसे। हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको वैल्यू एडेड ये वाला फिगर लेना है या फिर ये वाला। ठीक है, ये जो हमारी फाइनल वैल्यू है 2500 की, वो ले लो या फिर वैल्यू एडेड ले लो। ठीक है, तो कैसे हम अवॉइड करेंगे, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, टेक वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, ईच स्टेज का वैल्यू एडेड ले लो इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ओनली। तो एक बार जो फाइनल वैल्यू है, प्राइस है, जो कंज्यूमर पे कर रहा है फॉर फाइनल कंजम्पशन, कंज्यूमर पेइंग फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, उसकी वैल्यू आप ले लो। तो फाइनल वैल्यू ले लीजिए, फाइनल आउटपुट की वैल्यू ले लीजिए, या फिर वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ले लीजिए, तो हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच जाएंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई, हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, एक बार और बता दूं फॉर्मूला, भाई एक बार और देख लो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की।
वो क्या होता है? वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो पता है। ठीक है, और सेल्स क्या होता है? सेल्स भाई डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट मिला लो। ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन में सेल्स बस लिख दिया तो वो टोटल सेल्स हो जाएगा आपका। फिर हम आते हैं वैल्यू एडेड पर। भाई वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? GVA एट मार्केट प्राइस बोल लो या फिर GDP एट मार्केट प्राइस बोलो, एक ही बात है। ये क्या होता है? ये हो जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक को ही तो हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फाइनली अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है या फिर NVA एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम, देश की खून पसीने की कमाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो यहाँ पे हमको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्रॉस से नेट यानी डेप्रिसिएशन माइनस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करना पड़ेगा? NFIA प्लस। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। बस इतो ही तो याद रख लो है। ठीक है, बस यही तो याद रखना है, बस यही, इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। कमेंट करना मुझे। और मैंने कहा था ना मैं बताऊंगी हम मिलेंगे कैसे, तो भाई हम मिल सकते हैं बहुत सारी जगह पे। पहला है इजीली ऐप पे हम मिल सकते हैं। इजीली ऐप पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से डाउनलोड कर लो शिखर उदय बैच के लिए। चलिए सेकेंड, हम आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकते हैं। भाई टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? कॉमर्स इजीली पे मिल सकते हैं, और साइंस इजीली पे भी मिल सकते हैं, और साइंस इजीली पे भी मिल सकते हैं। भाई जेड वाला है हमारा इजीली। ठीक है, हमारा इजीली जो है वो आई वाला नहीं, वो जेड वाला है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मिलने की जगह। भाई और कैसे मिल लोगे? भाई आप कभी भी हमसे मिलना चाहो, वी आर जस्ट अ टेक्स्ट अवे, है ना जी। तो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज की क्लास में। फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन लर्न विद स्माइल।